नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। एनसीईआरटी चल रही थी और पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी क्लास 6 के चैप्टर 4 पर आरंभिक नगर पर हम चल रहे थे और आरंभिक नगर का फर्स्ट भाग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड भाग स्टार्ट करेंगे, जहाँ से पिछली वीडियो में हमने छोड़ा था वहाँ से उस बात को हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ प्रीव्यू वापस बता देता हूँ कि कल हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। एक एक स्लाइड को मैं आगे ले जाता हूँ। सबसे पहले हमारी बात आई थी कि टोटल 9 हेडिंग्स है इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर और उस 9 हेडिंग को हम समझने वाले थे। अब पहली हेडिंग जो थी वो थी आपके हड़प्पा नगर की कहानी, जिसमें हमने चार्ल्स मैसन, कनिंघम, ब्रिटम बंधु और इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पूरा हिस्ट्री देखा था। हड़प्पा की कहानी हमने देख ली थी 1826 से लेकर आज तक की सारी बातें। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के नगरों की क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी, उन नगरों की विशेषताओं पर हमने बात की थी। और नगरों की विशेषताओं में हमने देखो 6 विशेषताओं पर बात की थी और ये सारी विशेषताएं थी। हड़प्पा की कहानी हमने देख ली थी। इसके अलावा ये हड़प्पा की कहानी चल रही थी पूरी। इसके बाद हमने नगरों की विशेषताएं देखी और उसके बाद में ये सारी नगरों की विशेषताएं चल रही थी। और नगरों की विशेषताओं के बाद में हम तीसरे बिंदु पे रहे थे, महान स्नानागार। मैंने कहा था कि आपको कि जब हम पढ़ेंगे इस समय तो एक एक हेडिंग के ऊपर बात करेंगे, तो करीबन करीबन ये सारी हेडिंग्स क्लियर हो गई थी हमारे यहाँ पर। ये सारी हेडिंग्स जो है वो क्लियर हो गई थी, ऑलमोस्ट ये भी हो गई थी। अब ये हेडिंग करूं उससे पहले कुछ चित्र जो थे रहे हुए, उन चित्रों को मैं आगे बढ़ाता हूं। और आप क्या करोगे, आप अपनी कॉपी में जब नोट्स बनाओ तो सबसे पहले हड़प्पा की कहानी हेडिंग देके पूरी कहानी जो मैंने समझाई थी उसको एज इट इज़ अच्छे से उतार देना और उसके बाद में दूसरी हेडिंग दे देना आप इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। और आप मैंने जैसी विशेषताएं बताई थी वो सारी सारी विशेषताएं अच्छे से लिख लेना। जब आप विशेषताएं लिख लोगे तो आपके ये पोर्शन भी साथ में हो जाएगा, नगरीय जीवन भी हो जाएगा और ऑलमोस्ट ये पोर्शन भी हो जाएगा। मतलब आप जैसे इन दोनों चीज़ों को अच्छे से लिख लोगे तो आपके ये 5 बिंदु पूरे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करना, पहली हेडिंग ये देना, दूसरी हेडिंग ये दे देना और तीसरी हेडिंग आप क्या दोगे कि हड़प्पा सभ्यता के मुख्य मुख्य स्मारक। फिर आप स्मारक या यूं लिख लेना कि मुख्य मुख्य विरासत, ऐसे करके एक हेडिंग दे देना और उसमें हम अब आगे जो चित्र समझने वाले हैं उन सारे चित्रों को लिख लेना। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसे ही सारे चित्र पूरे हो जाएंगे तो फिर आपके इनमें से कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो आपको बताना चाहूँगा, वीडियो को आप कभी भी बीच में से ऐसे स्किप करके ऐसे फास्ट स्पीड आप फास्ट कर लेना, इसकी 1.25 कर लेना, 1.50 कर लेना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप स्किप मत कर लेना। स्किप करोगे तो क्या होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ हर एक यूँ कहिए कि सेकंड में हर एक पंक्ति में कहीं न कहीं कोई न कोई ज्ञान छुपा रहता है। तो आप स्किप करोगे तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाएगी। तो कोशिश यही करो, एक एक चीज़ सुनिए और उसको अच्छे से लिखते जाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो अपन यहाँ तक सारी चीज़ें समझ चुके थे। ये सारी चीज़ें अब आए थे अपन महान स्नानागार के ऊपर। इसको मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा। आपको अच्छे से पता होगा कि स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, महान स्नानागार क्यों कहा गया है, काफ़ी बड़ा है इसलिए इसको महान स्नानागार कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो महान स्नानागार है ये प्राप्त हुआ है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। हालांकि स्नानागार हर जगह से प्राप्त हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है, इस स्नानागार के अंदर कुछ ऐसी अजीब विशेषताएं हैं, कुछ ऐसी यूं कहिए कि यूनिक विशेषताएं हैं जिसके कारण ये चर्चा का विषय है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप ये याद रखना कि महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, पहली चीज। दूसरी बात आप ये दिमाग में रखना, ये जो स्नानागार है, ये स्नानागार यूं कहिए कि पूरी सभ्यता की सबसे बड़ी आपकी एक प्रकार से इमारत है। ये इमारत सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत। इमारत क्यों कह रहे हैं हम,
देखो अगर एक सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर कौन सा, सबसे बड़ा स्थापत्य कौन सा है, तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्थापत्य कौन सा है, तब आप कहोगे कि सबसे बड़ा स्थापत्य गोदीवाड़ा है, लोथल का डॉक यार्ड है सबसे बड़ा स्थापत्य। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो एक्चुअली इसको एक बिल्डिंग के रूप में माना गया है, तो सबसे बड़ी इमारत माना गया, इससे बड़ी कोई इमारत नहीं है। और अगर सबसे बड़ा स्थापत्य पूछते हैं तो आप कहोगे लोथल का डॉक यार्ड जो था वो सबसे बड़ा स्थापत्य था। तो इस जगह इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, अब आता है तीसरा पॉइंट। अब बात ये आती है कि मार्शल ने इसके संबंध में एक पंक्ति जो कही थी, मार्शल ने इसको आश्चर्यजनक देखो मार्शल जो थे आपको पता है 1902 से 1928 मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, और उन मार्शल ने, उन्हीं के निर्देशन में पूरी सभ्यता की खोज हुई थी। उसी मार्शल ने इनको एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन था जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक था। ऐसा आश्चर्यजनक निर्माण किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। क्यों कहा था? आश्चर्यजनक क्यों कहा? इसके पीछे क्या कारण थे? देखिए इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहली बात ये कि ये जो आप देख रहे हो स्नानागार, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि सारी की सारी ईंटें हैं। देखो अब ये जो ईंटें थी, इन ईंटों को इन्होंने क्या किया है, इन ईंटों को प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के घोल के साथ में इन्होंने किया, और साथ में क्या किया, ऊपर से चारकोल जो होता है उसका लेप कर दिया। अब देखिए तो ईंट, पीओपी और चारकोल, इन तीनों को मिला लिया, ताकि क्या होगा कि इस स्नानागार से जो पानी है वो रिसाव नहीं करेगा। तो इस प्रकार से एक प्रकार से वाटर प्रूफ था। ये कैसा था? वाटर प्रूफ। तो खास बात ये थी कि एक ऐसा वाटर प्रूफ टैंक भी था ये, यहाँ से पानी का रिसाव नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार से इन सारी सामग्री का यूज आज से हजारों साल पहले किया गया। तो एक प्रकार से आश्चर्यजनक निर्माण ही था। आश्चर्यजनक निर्माण कहने के पीछे एक वजह और भी थी, इसकी साइज भी देखिए, साइज बहुत ही बड़ी साइज थी। और अब आप देखिए यहाँ पे मैं साइज को थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप अगर ये देख पा रहे हो, यहाँ से ये लंबाई इसकी, इधर ये चौड़ाई, इसकी लंबाई और चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये पेन ब्लैक कर देता हूँ, ये करीबन आपके ब्लैक भी नहीं बैठ रहा है, ये लंबाई जो थी आपके करीबन 55 मीटर लंबाई थी आपके इस हिसाब से, और करीबन 33 मीटर इसकी चौड़ाई थी। 33 मीटर इसकी चौड़ाई थी। अभी लंबाई चौड़ाई याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। तो इतनी लंबाई चौड़ाई थी इसकी, और ऊपर से खास बात ये थी कि इसके अंदर प्रवेश करने के लिए ये 9 सीढ़ियाँ बनी हुई थी, इधर भी थी और 9 सीढ़ियाँ इधर भी थी। तो 2 तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी, और इसके अलावा चारों तरफ ये आपके भवन बने हुए थे, चारों तरफ कमरे बने हुए थे। तो माना ये जाता है कि इन भवनों में कोई पुजारी वगैरह या कुछ यूं कहिए कि रहते होंगे, या कोई धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे। तो अब देखिए, तो 9 सीढ़ियाँ बनी हुई थी, 9 सीढ़ियों से उतर कर नीचे टैंक में जाया जाता था। इसकी साइज़ अलग थी, 15 मीटर 7 मीटर, और बाहर से साइज अलग थी। ऊपर कमरे बने हुए थे, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। और जो कमरे बने हुए थे, इन कमरों में ऐसा माना जाता है कि निश्चित रूप से कोई पुजारी वर्ग रहता होगा। कौन रहता होगा? पुजारी वर्ग, ऐसा माना जाता है। और क्योंकि यहाँ से कई बड़ी मात्रा में राख और इस प्रकार से भी मिले हैं, इससे कहा जाता है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह यहाँ पे होते होंगे। तो इसको पुजारी आवास भी कहा है। ये कहा है मैके ने। पुजारी आवास किसने कहा है? मैके ने कहा है। तो आप 5वां बिंदु ये याद रखना कि इसको पुजारी आवास किसने कहा है? मैके ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस महान स्नानागार के चारों तरफ जो भवन बने हुए हैं, उन भवनों के संबंध में माना जाता है कि यहाँ पे पुजारी रहते होंगे। और सबसे खास बात ये कि यहाँ पर राख वगैरह मिलना, कई प्रकार के कुंड मिलना, इस बात का संकेत है कि यहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान जो है वो होते होंगे। और कौशाम्बी ने कहा था, यहाँ पे मैं अलग स्लाइड ले लेता हूँ। कौशाम्बी ने क्या कहा? सॉरी, कौशाम्बी ने क्या कहा था? कौशाम्बी ने कहा था इसको कमलतास
पुष्कर की संज्ञा भी दी थी कौशाम्बी ने, ये कौशाम्बी महोदय ने इसको कहा था। इस प्रकार से अब आप इसको समझ सकते हो। ये 5 से 6 चीज़ें आपको इस महान स्नानागार में याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये। और अब इस बात यहाँ पे एक और चीज़ भी आती है कि इसको पानी की सप्लाई कैसे होती थी। तो पानी की सप्लाई के लिए इसके अंदर कुएं भी बने हुए हैं, जल स्रोत बने हुए हैं। तो कुएं बने हुए थे, सीढ़ियाँ बनी हुई थी और आसपास चारों तरफ से कमरे बने हुए थे। इसके अलावा ईंटें, जिप्सम और चारकोल से निर्मित पूरा पूरा लेप किया हुआ था। इन सारी विशेषताओं के कारण मार्शल ने इसे क्या कहा था? मार्शल ने इसे महान आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें से और कोई प्रश्न नहीं बनता, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके। तो ध्यान रखना, महान स्नानागार कहाँ पे अवस्थित था? तब आप कहोगे मोहनजोदड़ो में था। हालांकि बहुत सारी जगह मिले हैं, लेकिन इतना बड़ा स्नानागार कहीं से नहीं मिला। दूसरी बात, यह पूरे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ा स्थापत्य नहीं है, सबसे बड़ा स्थापत्य लोथल का गोदीवाड़ा है। तीसरी बात, मार्शल ने इसे आश्चर्य निर्माण कहा था, मैके ने इसे पुजारी वर्ग हेतु कहा था, कौशाम्बी ने इसको कमलतास और पुष्कर की संज्ञा दी थी। इसके अलावा चौथी बात, इसका निर्माण ईंट, जिप्सम और ऊपर चारकोल के लेप से हुआ था। इसका अणि बिल्कुल वाटर प्रूफ था, जहाँ से जल का रिसाव नहीं हो सकता। इसके अलावा यहाँ जल स्रोत के लिए कुओं का उपयोग होता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर पूछ लिया जाए कि इसका उपयोग कहाँ होता होगा, तो आप कह सकते हो संभवतः इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान में होता होगा। सामूहिक स्नान होते होंगे यहाँ पे धार्मिक रूप से, जैसे कि पुष्कर वगैरह में होते हैं, सामूहिक स्नान होता होगा। ऐसा माना जाता है कि इस टाइप से इसका कोई उपयोग होता होगा। 9 सीढ़ियाँ थी अंदर जाने के लिए, 55 मीटर लंबाई थी और 33 मीटर इसकी चौड़ाई थी। 55 मतलब मैंने आप इसको कह सकते हो 54.86 मीटर। तो यह विशेषताएं थी महान स्नानागार की। आप महान स्नानागार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसके आप शॉर्ट में बढ़िया से नोट्स बना देना, जिससे क्या होगा, आपके काफ़ी कुछ चीज़ें आपके तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो महान स्नानागार पूरा हो गया। उसके बाद बात आती है भवन, नाले और सड़कें। इनके बारे में हम क्लियर पहले ही समझ चुके हैं। भवनों के बारे में मैंने बहुत सारी विशेषताएं आपको बताई थी। आपको अच्छे से याद होगा कि 1 या 2 मंजिले भवन बनाए जाते थे, पक्की ईंटों के भवन बनाए जाते थे। भवनों के अंदर आपके स्नानागार होते थे, जल स्रोत के लिए कुएं होते थे, नालियां बनी हुई थी, वो नालियां बाहर जाके मेन रोड पे मिलती थी। भवनों के जो खिड़कियां थी, जो घर के जो दरवाजे थे, वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर दूसरी तरफ खुलते थे। एक इसका अपवाद भी मैंने आपको बताया था, लोथल के रूप में, जहाँ घर के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ थे। इसके अलावा छोटे घरों, बड़े घरों के पास छोटे घर थे, तो मैंने दास प्रथा की भी बात करी थी। तो ये भवनों के बारे में बता चुका हूँ। नाली सिस्टम के बारे में अपन विशेषताओं में बात कर चुके हैं कि किस तरह से जल निकासी सिस्टम था, किस तरह से क्या था। ग्रिड सिस्टम, इस पूरे के बारे में बात कर चुके हैं। ये नालियों का सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे ये कुआं बना हुआ है जो कि जल के स्रोत होते थे, और फन्नीदार ईंटें कुओं में लगती थी। ये बात भी मैं बता चुका था। ठीक है, तो अब आप देखिए, हमने महान स्नानागार समझ लिया था। ये चीज़ हम विशेषताओं में ऑलरेडी समझ चुके। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।